नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 21 फरवरी। तो हम 21 फरवरी के इतिहास के बारे में जानेंगे कि 21 फरवरी के दौरान कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो आपको जानना चाहिए तो आज के दिन यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या मदर टंग जिसको कहते हैं, मदर टंग लैंग्वेज डे, जिसको मातृभाषा, इस भाषा मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसको सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप जिस भाषा जो भी आपका मातृभाषा होगा, जो भाषा आप जन्म से बोल रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये भाषा हम कब सीखे। क्योंकि आप उस भाषा के कल्चर में पलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, रोज दिन वही सुनते हैं, रोज दिन वही सीखते हैं, इसलिए उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इंग्लिश एक भारतीयों के लिए एक लैंग्वेज है, लेकिन ये मातृभाषा नहीं है। इसको इंग्लिश को एज ए टेक्निकल लैंग्वेज कह सकते हैं, ये एक स्किल की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये मदर टंग नहीं है, मदर लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था कब? 17 नवंबर 1999 को, कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी भाषा है, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिले। यूनेस्को जो है यूएनओ की ही एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका यही काम है कि जो विश्व के जितने धरोहर है, जितने इन हेरिटेज हैं, उनको किसी तरह से प्रिजर्व करना, उसको वो ख़त्म नहीं हो जाए। इसलिए इसी के द्वारा जो है आप देखते होंगे कि यूनेस्को जो है ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया, या फिर और बहुत सारे जो उस तरह की संस्था जगह हैं जो कि जिसका विरासत में इम्पोर्टेंस है, उसको ये पहचान भी देती है। कौन? यूनेस्को के द्वारा। तो ये मदर लैंग्वेज डे से संबंध एक और आता है ढाका का, बांग्लादेश से इसका संबंध है। आपको पता है भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत तो पहले तो अखंड भारत था, लेकिन आज़ादी के समय भारत से पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। तो उस समय पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, एक को पाकिस्तान कहते थे, और जो अभी वर्तमान में अब बांग्लादेश देखते हैं उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो 1952 में क्या हुआ कि बांग्लादेश था तो एक मुस्लिम मेजोरिटेरियन कंट्री, मुस्लिम ही वहाँ ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ जो भाषा बोली जाती थी वो बांग्ला भाषा बोली जाती थी। अब बांग्ला भाषा बोली जाती थी, लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान हुआ, या आज का जिसको सिंपली पाकिस्तान कहें, वहाँ उर्दू भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो वो लोग यानी वेस्टर्न पाकिस्तान वाले बंगाल पे वो जो है अपना उर्दू थोपना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ एक विद्रोह हुआ 1952 में। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो पाकिस्तानी सेना थी उन पे फायर की, और बहुत सारे लोगों का उसमें हत्या हो गया। तो उसी के कमेमोरेशन में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया कि 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर टंग या मदर लैंग्वेज डे घोषित किया जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे एक कोट जो नेल्सन मंडेला का है। उनका कहना है कि इफ़ यू टॉक टू ए मैन इन ए लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज टू हिज हेड, एंड इफ़ यू टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज that goes to his heart। मीन्स जो हम समझ सकते हैं का मतलब उनको किसी चीज़ को समझना हम सीखे हैं। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बात करूं तो थोड़ा थोड़ा तेलुगु मैं समझता हूं, तो जब आप चीज़ को कोई बोलता है तेलुगु तो उसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है, दिमाग में जाता है वो। लेकिन अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो इस कोड के माध्यम से यही इनका कहना है।
अब देख लेते हैं कि जो स्टैटिक्स क्या है वर्ल्ड लैंग्वेज का, कौन कौन से भाषाएं जो है वैश्विक स्तर पे बोली जाती है सबसे ज़्यादा। तो जो नंबर 1 आती है वो इंग्लिश आती है, वो 1.348 बिलियन, यानी लगभग कह सकते हैं 1.25 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा। दूसरे नंबर पे मंदारिन है, या जिसको चाइनीज भाषा एक्चुअली में उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में मंदारिन कहा जाता है। ये लगभग 1.2 बिलियन यानी 1 अरब से थोड़ा ज़्यादा। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिंदी, जो 600 मिलियन यानी लगभग ये 60 करोड़ लोगों के द्वारा, 60 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। चौथे नंबर पे है स्पेनिश। अब ये तो आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश तो बोला जाता है, ठीक है, पूरा यूरोपियन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज। चाइनीज बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि चाइना, खुद चाइना का ही जो जनसंख्या है वो लगभग 1.5 अरब के बराबर है, तो वहाँ बोला जाएगा, बड़ी बात नहीं है। हिंदी में भारत का जो पूरा साउथ नॉर्थ बेल्ट है, जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे सारे हिंदी ही बोले जाते हैं। इसमें सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश को लीजिएगा तो लगभग 25 करोड़ वहाँ की जनसंख्या, 12 से 13 करोड़ जनसंख्या अपना बिहार का हो गया। उसके अलावे जो और झारखंड हो गया, फिर आप और नॉर्थ जाइएगा तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ सब क्या मैक्सिमम जो है हिंदी ही बोला जाता है, तो 60 करोड़ ये कुल मिलाकर। और स्पेन देखिएगा, यूरोप में तो एक छोटा कंट्री है, लेकिन स्पेन जो है ना, जब औपनिवेशिक काल था तो उस समय पूरे लैटिन अमेरिका पे, जो दक्षिणी अमेरिका है, उस पे स्पेन का ही अधिकार था। इसलिए दक्षिण अमेरिका की ज़्यादातर भाषाएं क्या है, स्पेनिश है, और लगभग 54 करोड़ लोग स्पेनिश बोलते हैं। और उसके बाद अरेबिक भाषा आता है, जो पूरा सेंट्रल एशिया का हिस्सा आप देखिएगा, जो मध्य एशिया है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ अरेबिक भाषा चलता है। और छठे नंबर पे आता है बंगाली जो भारत का वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में जो रहने वाली पॉपुलेशन है। 7वें नंबर पे फ्रेंच, 8वें नंबर पे रसिया, और 9वें नंबर पे पुर्तगाल, और 10वें नंबर पे आती है उर्दू। अब भारत में अगर इसका स्टैटिक्स देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषाएं कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगाली, तीसरे नंबर पे तेलुगु, चौथे नंबर पे मराठी, और 5वें नंबर पे तमिल। उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि जान लीजिए यहाँ पे कन्नड़ है, उर्दू है, और गुजराती और मलयालम, ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब भारत में जो मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत का, चूंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, सिर्फ कल्चर के बेसिस पे नहीं, भाषाई आधार पे नहीं, हर कोई भी एक मुद्दा आप उठाइए, आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर देखें तो लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती है। अब ये 1600 भाषाएं बोली जाती है, तो भारत का कोई एक लैंग्वेज उसको राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं घोषित किया जा सकता है। इसीलिए भारत में जो हिंदी का जो स्टेटस है वो है राजभाषा के रूप में, हिंदी का जो स्टेटस है वो राजभाषा के रूप में। इसके अलावे जितने भी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं भारत में, सबका इम्पोर्टेंस संविधान में दिया गया है। अगर संविधान की बात करें तो भारत के जो संविधान है, वो उस संविधान के जो भाग 17 है, भाग 17 में लैंग्वेज की चर्चा है। और भाग 17 में जो अनुच्छेद है 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भारत में, भारतीय संविधान में भाषाओं की चर्चा है। अगर शेड्यूल की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो जो 22 भाषा जो है भारत की अनुसूची में इनलिस्टेड है। ये कौन सी अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में, सॉरी, ये 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं को अभी तक इनलिस्ट कर दिया है, यानी इसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एफर्ट करती है। राजभाषा हालांकि क्या है, ये जो है राजभाषा है हिंदी। भारत में जो है एक चलता है प्रचलन क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज कहा उस वैसे भाषाओं को कहा जाता है जिसका एक अपना इतिहास हो,
जिसका एक अपना स्क्रिप्ट हो, जिसका इंस्क्रिप्शन अलग हो, जैसे खरोष्ठी लिपि हो या देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखा जाता है, या फिर आर्मेइक लिपि होता है, उसी तरह से अलग लिपि हो, तो वैसे सब भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत को इसको देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है, और संस्कृत भारत का सबसे पुराना लैंग्वेज है और इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है। उसी तरह से तेलुगु, उसी तरह से देखें तो तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, ये सभी क्या है, भारत में जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये सब भाषाएं अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज ही के दिन 1896 में, यानी 21 फरवरी 1896 में भारत के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था और निराला इनको उपाधि दिया गया था। इनके जो जो बुक है, इनके जो उपन्यास हैं और कहानी ये जो लिखे हैं, उनसे प्रभावित होकर इनको निराला की जो है उपाधि दी गई थी। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इनका जन्म जो है मेदिनीपुर, जो वर्तमान में वेस्ट बंगाल, उस समय तो ये बंगाल होगा, जब इनका जन्म हुआ था 1896 में, तो ये तो पूरा बंगाल था। अब जो है उसको वेस्ट बंगाल अभी वर्तमान समय में कह सकते हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है भारतीय हिंदी साहित्य का जो छायावादी युग जाना जाता है, जिसका कि पीरियड 1918 से 1936 को माना जाता है। और इसमें चार लोगों को जो भारत में चार उस कालखंड के दौरान प्रमुख उपन्यासकार हुए या हिंदी के विद्वान हुए, उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इनकी जो इनका जो बुक है, इनकी जो रचना है, उनमें कपोल कल्पना नहीं है। उनमें क्या इन्होंने दर्शाया है, तो यथार्थ का दर्शन है, जो सच्चाई है उसका दर्शन है। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जो पिताजी थे वो महिसाल दल रियासत एक थी उस समय बंगाल में, छोटा सा, उन्हीं के अंदर में एक सिपाही का काम करते थे। सूर्यकांत मात्र 15 वर्ष की उम्र में इनकी जो है शादी करा दी गई थी। बहुत कम उम्र में जो है इनकी माँ का, जब ये मात्र 3 साल के थे, इनकी माँ की मृत्यु हो गई। और जब ये 20 साल के हुए तो इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। और वहीं से फिर ये जो है अपना लालन पालन खुद करने लगे, और उसी रियासत में ये भी जो है जा कर के नौकरी करने लगे। लेकिन बाद में जब इनको उसमें मन नहीं लगा, तो इन्होंने अपना जो है सारा चीज़ छोड़ करके और फिर जा करके ये इलाहाबाद में बस गए, वाराणसी में, और इलाहाबाद उसी क्षेत्र में। और वहाँ जा कर के स्वतंत्र रूप से जो है अपना इनका जो इंटरेस्ट था रचना में, हिंदी रचना में, उनमें इन्होंने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट किया। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। इनकी जो है पहली कविता 1920 में जो है प्रकाशित किया गया था। उस पत्रिका का नाम है जन्मभूमि प्रभाव। यहाँ देख सकते हैं, जन्मभूमि प्रभाव में इनका पहला कविता पब्लिश हुआ था 1920 में। और इनकी सबसे पहली जो निबंध प्रकाशित किया गया था, एक पत्रिका जिसका नाम है सरस्वती, वो भी 1920 में ही शुरू किया गया था। 1923 में इनका पहला कविता संग्रह जो सबसे फेमस है, अनामिका, जो है इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, अनामिका किनकी रचना है या निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका के अलावा एक और इनकी जो फेमस रचना है उसका है परिमल। नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। इन दोनों का नाम अगर आप कभी
वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखे होंगे या फिर सोशलिज्म में भी, समाजवाद में भी, या जब सोशियोलॉजी आप पढ़े होंगे तो जरूर से जरूर इन दोनों का नाम सुने होंगे। फ्रेडरिक एंगल्स इनका पूरा नाम था, और कार्ल मार्क्स इनका पूरा नाम था, कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जो जन्म है जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में 1818 को इनका जन्म हुआ था और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये अपने काल में एक रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और इनका प्रभाव तब से लेकर के अभी तक आप देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वैश्विक जो राजनीति है वहाँ देख सकते हैं। भारत में भी इसका प्रभाव देख सकते हैं। भारत में जो माओवाद है, भारत में जो पार्टी आप देखते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका जो जन्म है, उसका जो प्रेरणा है, कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से ही प्रेरित है। तो जानते हैं इसके बारे में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनके द्वारा आज ही के दिन 1848 में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये क्या था? तो एक पैम्पलेट था। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में था क्या, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा उस समय की वर्तमान परिस्थिति को। देखिए ये जो पीरियड था, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक पूरा जो काल है ये औद्योगिक क्रांति का काल है। और जो यूरोप का समाज है, जो पहले की सामंतवादी व्यवस्था वहाँ थी, भारत में जैसे जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसी तरह से यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था से उठ करके यूरोप में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण समाज में बड़ा जो है डिफरेंस आ गया था। और एक नए वर्ग जो पहले तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि एक नए जो शहरीकरण का शुरुआत हुआ। और शहरीकरण की शुरुआत होने के बाद देखा गया कि शहर में दो तरह का जो है सोसाइटी बन गया है। एक वो सोसाइटी जिनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि उनको खर्च करने के लिए सोचना है कि ये पैसा कहाँ खर्च करे, इतना ज्यादा पैसा है। और एक वैसा समाज बन गया कि जिनके पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं हो, उनके पास जीवन यापन जिससे सही ढंग से हो जाए, जितना से उतना भी पैसा ना हो। एक जो है बड़े बिल्डिंग्स में रह रहे हैं और दूसरे जो है झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। उस तरह का सोसाइटी हो गया था यूरोप में, खास करके जो शहरी क्षेत्र थे। अब कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी में ये वो सभी देख रहे थे। इनका बच्चे से ही ना ऐसा इंस्टिंक्ट था, ये ऑब्जर्व कर रहे थे सोसाइटी को। और ये उसी दौरान से अपने जो है बाल अवस्था के बाद जो एडल्टहुड है, उसी समय से इस व्यवस्था के खिलाफ जो है बात करने लगे। फाइनली इनको जर्मनी से निकाल दिया जाता है और ये चले जाते हैं उसी समय यूके। और यूके में ही इनकी मित्रता होती है फ्रेडरिक एंगल्स से। और वहीं से उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, जिसको कहते हैं हम क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म, जो उस समय पूरे यूरोप में अपना जो है गढ़ बनाए हुए था, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ये बोलना शुरू कर दिए। कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक्स, पहले तो जो इकोनॉमिक्स नाम का ऐसा किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जो भी इकोनॉमी थी औद्योगिक क्रांति से पहले की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और इंटर स्टेट या फिर इंटर कंट्री, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड नहीं होता था, सीमित मात्रा में होता था। लेकिन ये जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इसने जो ट्रेड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। उसी कारण से जो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी आप शहर में देखे, वहां पे कार्ल मार्क्स ने देखा, और वो कारण माना किसका, कैपिटलिज्म की। जो सारा इनइक्वालिटी, असमानता है, इसका जड़ क्या है, कैपिटलिज्म है, यानी पूंजीवाद। इसका जो सबसे पहले एक बुक लिखा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन नाम का, एक बी ए स्मिथ के द्वारा। और इसके बाद से कैपिटलिज्म पूंजीवाद का ही जो है बोलबाला था और वो चल रहा था। पहला बार इस कैपिटलिज्म को विरोध झेलना पड़ा यही कार्ल मार्क्स के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा
ये पूरा पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका विरोध किए और उसी से किस तरह से निजात पाया जाए उसका विचार दिए। इसमें किसमें? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में। ये कहाँ पब्लिश हुआ था? तो लंदन में पब्लिश हुआ था। इसको ये भी कह सकते हैं मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मैनिफेस्टो आप समझ सकते हैं, भारत में भी हर साल जब चुनाव होता है तो सारा पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो जारी करता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो क्या देंगे, आपको एक साइकिल देंगे, एक टैबलेट देंगे और जो है आपको खाने के लिए देंगे 5,000 रुपया जो है मंथली देंगे। इसी तरह का क्या क्या देंगे उसी को मैनिफेस्टो में देते हैं, जिसको घोषणा पत्र सिंपल अप्रोच में कहते हैं। तो इसमें सारा जो है किस तरह से कैपिटलिज्म से निजात पाया जाए, इकोनॉमी किस तरह की होनी चाहिए ताकि सारे लोगों को उसमें जो है भागीदारी मिले, समान भागीदारी मिले और सोशल जो सामाजिक असमानता है उसको खत्म किया जाए, इसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में दिया गया। और इसमें ये भी सुझाव दिया गया कि किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है। तो फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन, कि अगर आप बात से नहीं मानते हैं तो बल का प्रयोग करके जो वर्तमान में प्रिवेल्ड सोशल कंडीशन है इसको हटाने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उठा सकते हैं। इसके अलावे कार्ल मार्क्स की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है दास कैपिटल, ये 3 वॉल्यूम में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो 1867 से लेकर के 1883 ईस्वी के बीच दास कैपिटल में, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्ल मार्क्स जो भी ये विचार दे रहे थे ये अभी किताबी विचार थे, इसका कोई भी व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। पहली बार इसको व्यवहारिक रूप मिला, पहली बार मार्क्सवाद, जो मार्क्स के विचारों पे जो चलते हैं उनको कहा जाता है मार्क्सवाद, और मार्क्स के विचारों पे जो इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करते हैं उसी को कहा जाता है मार्क्सिज्म। पहली बार किसी व्यक्ति ने इसको व्यवहारिक रूप दिया तो वो था लेनिन। आप नाम सुने होंगे व्लादिमीर लेनिन। ये जब रूस में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ का जो शासक था, जार का शासन वहाँ चलता था, वो जार का शासन खत्म हुआ और उसके बाद वहाँ के शासन जो है लेनिन के हाथ में आया। और लेनिन पहला व्यक्ति था जिसको जो मार्क्सवाद को भूपटल पे लाया और उसके बाद इसका कुछ और ही कठोर रूप में रूस में ही इसको लागू किया गया जोसेफ स्टालिन के द्वारा। और फिर बाद में इसका एक प्रसंस्कृत रूप जो है बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ मार्क्सवाद लागू किया गया चाइना में माओ जी डेंग के द्वारा, जिसको माओवाद भी कहा जाता है। तो इससे आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट है कि आज ही के दिन साइन हुआ था भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के द्वारा 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र यानी लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है बस यात्रा किए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे और ऐसा लग रहा था कि जो है अब भारत पाकिस्तान के बीच शांति हो जाएगा, लेकिन जो है इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के द्वारा फिर से इंट्रूजन शुरू हो गया कश्मीर में। और उसके बाद 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ जिसको कारगिल युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आज ही के दिन लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा 2004 में WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। सानिया मिर्जा अभी हाल ही में ये भी घोषणा किए हैं कि ये 2022 जो है इनका आखिरी साल है, इसके बाद ये टेनिस से संन्यास ले लेंगी। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर, इनका नाम याद रखिए, शांति स्वरूप भटनागर का जन्म आज ही के दिन 21 फरवरी 1894 को हुआ था। इनका जन्म उस समय के जो पंजाब प्रांत हुआ करता था, पंजाब में एक जगह का नाम है बाजौर और भेरा, एक आसपास में ही है, यहीं पे इनका जो है जन्म हुआ था। बाजौर और भेरा, शांति स्वरूप भटनागर, इनका पूरा नाम याद रखिए। इनका इम्पोर्टेंस अगर जानना हो कि भारत जब आज़ाद हुआ और उसके बाद इनका
क्या योगदान है, तो आपको ध्यान में लाना होगा कि जो योगदान भाभा का, होमी जहांगीर भाभा का एटॉमिक के क्षेत्र में है, भारत में जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में है, जो योगदान विक्रम साराभाई का स्पेस टेक्नोलॉजी में है, स्पेस भारत का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है भारत में, जो अब उस समय से लेकर के अब तक जो अंतरिक्ष मिशन भारत ने लाया है उसमें उनका जो योगदान है, उसी तरह से शांति स्वरूप भटनागर का योगदान भारत में केमिकल इंजीनियरिंग में है। ये पेशे से एक जो है केमिस्ट नहीं, केमिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म 1894 में और इनकी मृत्यु 1955 में हुई थी। ये जो है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनके ही रिकमेंडेशन पे, इनके ही तत्वावधान में, इनके ही प्रयास से CSIR का स्थापना किया गया था। कब? 1942 में। और ये CSIR अभी तक कार्यरत है और भारत की प्रगति में, शोध में, अनुसंधान में इसका एक काफी अहम योगदान है। इनको फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, ये CSIR के द्वारा ही दिया जाता है, जिस पुरस्कार का नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनका पिछले साल में महत्वपूर्ण योगदान हो। इस बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पहले चेयरमैन थे UGC का, आप नाम सुने होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी एक बनाया गया था, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे UGC का स्थापना किया गया था। भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे यूनिवर्सिटी कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? UGC के द्वारा। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था शांति स्वरूप भटनागर का। ये जो वेगास से कहा जाता है ना, जो आप गन्ना देखते हैं, गन्ना से जब जूस निकालने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उसको कहाँ डिस्पोज किया जाए, तो उसी से जानवरों के लिए भोजन, जानवरों किस तरह से उसको प्रोसेस करके, और जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, उनको उनके भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके, उस पर शोध किए थे और सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। उसके अलावा भारत, चूंकि उस समय भारत में क्रूड ऑयल की उस समय भी बहुत कमी थी और आज भी बहुत कमी है, क्योंकि उस समय आज़ादी के समय जो डिमांड था उससे कहीं बहुत ज़्यादा भी डिमांड है। तो क्रूड ऑयल में किस तरह से जो है एक्सप्लोर किया जाए, तो उसमें ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी को इनके द्वारा जो है ये किया गया, आर्गुमेंट किया गया, उसमें फर्दर जो है डेवलपमेंट किया गया। इनका जन्म पहले ही जैसे हम देखे भेरा बाजार और भेरा के पास हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका पिताजी का नाम परमेश्वर शाही भटनागर था। ये बहुत कम उम्र में जब ये थे शांति स्वरूप भटनागर, उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनका पूरा जो लालन पालन अपने नाना जी के पास हुआ था, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, और वहीं से इनके अंदर जो है इंजीनियरिंग का सारा जो है गुण आया और ये बच्चे से ही बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज जो है बनाना शुरू कर दिए थे। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा DAV दयानंद एग्लो बेडिक हाई स्कूल सिकंदराबाद, उस समय एक बुलंदशहर के पास हुआ करता था, वहाँ पे इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। जैसा कि हम लोग पहले देखें कि होमी जहांगीर भाभा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये भी याद रखिए, भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, क्यों आपको पता होगा महालनोबिस मॉडल जो भारत में आया था, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, जो पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था नेहरू जी के द्वारा। तो पहला पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस, इनको PC महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन चीज याद रखिए, महालनोबिस किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक के क्षेत्र में, और विक्रम साराभाई स्पेस के क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर, इनका ही बहुत योगदान था।
नेक्स्ट है आज ही के दिन 1829 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही कर्नाटक की एक वीरांगना है जिनका नाम है रानी चेन्नम्मा का इनका निधन हो गया था 1829 में। अब ये रानी चेन्नम्मा का नाम इनको उपनाम से झांसी की जो है कुट्टूर, जहाँ की ये की रानी थे किट्टूर, सॉरी किट्टूर की लक्ष्मीबाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1778 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1829 में जब ये विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, जब अंग्रेज इनकी जो शासन थी, इनका जो साम्राज्य था उसको इलीगल तरीके से हड़पना चाहता था, उस समय विरोध करते हुए ठीक उसी तरह जैसे कि लक्ष्मीबाई ने झांसी का जो उनका साम्राज्य था उसका जब अंग्रेजों ने विरोध किया, अंग्रेजों ने उसको हड़पना चाहा और उनका विरोध की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, उसी तरह से ये किट्टूर की रानी चेन्नम्मा ने, इन्होंने भी विरोध किया। ये जो है एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था किट्टूर, और ये वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इन्हें इंडियन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और किट्टूर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1824 में एक्चुअली बहुत ही दुखद घटना इनके साथ हुई। इनका जो साथ एक लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, लिंगायत जो है इसको हिंदू का ही एक ऑफशूट कह सकते हैं, जो कर्नाटक में पर्टिकुलरली लोकेटेड है। तो उस समुदाय से आती थी और इनको बचपन में ही जो है हॉर्स राइडिंग और जो है तलवारबाजी हो गया, आर्चरी यानी धनुष बाण चलाने का बहुत कम उम्र में ही इनको ये सब ट्रेनिंग मिल गया था। और जो इनका 15 साल की जब थी तो एक इनका शादी कर दिया गया था वहीं किट्टूर के राजा से, जिनका नाम था राजा मलास राज। और शादी के बाद इनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन 1824 में इनके पति का मृत्यु हो गया और उनके कुछ समय बाद इनका जो संतान था उसका भी मृत्यु हो गया। और इसी कारण से अंग्रेजों को लगा कि ये जो है अपॉर्चून टाइम है कि जो है इनकी साम्राज्य को क्यों ना हड़प लिया जाए, और वो इसीलिए जो है अटैक किया गया इन पे। और इसका जो है ये सक्सेसफुली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना भी इनके पास क्षमता थी उसके साथ ये लड़े और मैक्सिमम रेसिस्टेंस किए। हालांकि इन्होंने जब इनका पुत्र का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो एक बच्चा जिनका नाम है शिवलिंगप्पा, उनको इन्होंने गोद लिया और गोद लेने के बाद इसी बच्चे को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन अंग्रेज इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और किसी न किसी तरह से इसको हड़पना चाहते थे और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो गए। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।